पापा शुरू करो। जन सुलभ पुस्तकालय के अर्पण कुमार जी तथा मेरे समानशील साहित्य सहचर मित्रों, मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत में ही एक आत्मस्वीकार टाक देना अनिवार्य समझता हूँ कि यह एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है, यह व्याख्यान दिया जा रहा है जिसे कि कभी अज्ञेय के इत्यलम नामक कविता संग्रह ने आईने की तरह, आत्मदर्पण की तरह अपनी तत्कालीन मनस्थितियों और प्रश्नाकुलताओं को पहचानने और पकड़ने की प्रेरणा सुलभ कराई थी। दूसरे शब्दों में मित्रों, उसकी किशोर चेतना को, यानी मेरी किशोर चेतना को वयस्क भावबोध में दीक्षित करने तथा उसकी जीवनानुभूति को आत्मान्वेषण की स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया से जोड़ने में सहायता भी की थी। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अज्ञेय का कवि कर्म प्रसाद युग से लेकर युवा कविता तक के विकास क्रम को अपने में समाहित किए हुए है। छायावादोत्तर कवियों बच्चन और दिनकर से उनकी आरंभिक कविता का वैसा सह अनुभूति वाला संबंध नहीं दिखाई देता जैसा कि ठेठ छायावाद के प्रमुख कवियों से। वे पंत के सर्वाधिक निकट रहे। पंत काव्य के स्वर संगीत और प्राकृतिक संवेदन के बड़े जबरदस्त पारखी और प्रशंसक। निराला की काव्य सामर्थ्य को उन्होंने थोड़ा देर से ही सही कैसे पहचाना, किस स्तर पर पहचाना, यह आप उनकी प्रसिद्ध पुस्तक स्मृति लेखा, बहुत पठनीय रोचक पुस्तक है स्मृति लेखा, उसे अवश्य पढ़िए। उस स्मृति लेखा में अज्ञेय ने स्वयं बखूबी इस बात को बताया है। उसी से मित्रों यह भी पता चलेगा आपको कि स्वयं निराला ने उन्हें द फोरमोस्ट पोएट की तरह स्वीकारा था। वह शाम मैं आज भी याद कर सकता हूँ जब मैं अज्ञेय जी के पास ही रह रहा था और उन्होंने दिखाया था मुझे निराला के अपने हस्तलेख में, अपनी हस्तलिपि में निराला ने अपना एक कविता संग्रह उनको दिया था। तो लिखा था उसमें अज्ञेय में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, टू अज्ञेय द फोरमोस्ट पोएट ये लिखा हुआ था उसमें। हालांकि उनकी कविता के आंतरिक साक्ष्य से ज़्यादातर पाठकों को लगेगा मेरी ही तरह कि वे जयशंकर प्रसाद के कवित्व से भी कहीं बहुत गहरे में संवेदित थे। निराला पर वो थोड़ी देर लगी उनको निराला तक पहुंचने में। प्रसाद के आंसू का वो पंक्ति आपको याद होगी, चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं। अज्ञेय का कवि भी आप देखिए अपनी कविता में अखिल विश्व की पीड़ा संचित करने की बात करता है, क्योंकि वह जीवन का कवि है और उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार भी। ये उन्हीं के शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आंसू का कवि हृदय के समाधि बन जाने की बात करता है। चिंता का कवि, जो उनकी और पहले की कविता है, चिंता का कवि कहता है कि जो दुख और क्लेश मैंने देखे हैं उन्हें अपने पास संचित कर लूं, उससे एक विराट समाधि बना लूं जिसमें मृत्यु के बाद मेरा शरीर दब जाए। चिंता का कवि जिस प्राचीन अकथ्य कथा को, आदिम प्रथम पुरुष की प्रणय कथा को सुनना चाहता है, उसे क्या हम कामायनी में भी नहीं सुनाए हैं? यह कारण नहीं है मित्रों कि प्रसाद काव्य के कई सारे बिंब अज्ञेय को उतने ही प्रिय हैं, जैसे निर्झर, प्रत्यंचा, टूटता तारा, सूना नभ, द्वीप, पक्षी, आंसू इत्यादि। जिस प्रकार प्रसाद के यहाँ बिंब प्रतीक बनने की ओर अग्रसर हैं, उसी प्रकार अज्ञेय में भी
दोनों ही कवियों के यहाँ एक रहस्यशील, रहस्योन्मुख भाव संवेदना आपको लगातार सक्रिय मिलेगी। हालांकि प्रक्रिया और परिणति में एक दूसरे से भिन्न गुणवत्ता वाली। उनका जो पहला ही संग्रह चिंता, उसके अंतर्गत एक कविता है, काव्य श्रृंखला है विश्वप्रिया। उसकी पहली ही कविता आप जरा पढ़ देखिए। छाया छाया तुम कौन हो, ओ श्वेत शांत घन अवगुंठन, तुम कौन सी आग की तड़प छिपाए हुए हो, तुम्हारे रहस्यशील अंतर में कौन सी बिजलियां सोती हैं। यह देख पाना मित्रों आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए कि प्रसाद और अज्ञेय के बीच कहीं कुछ गहरे में समान है, उभयनिष्ठ है, जिसका संकेत इस कविता में आए हुए फ्रेज रहस्यशील अंतर यानी रहस्यशील अंतर उससे मिलता है। यह रहस्यशील अंतर ही जहाँ एक और अज्ञेय को प्रसाद से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर स्वयं इत्यलम के अज्ञेय और चक्रांत शिला के लेखक अज्ञेय को भी आपस में जोड़ने वाला अंतःसूत्र है, रहस्यशील अंतर। अज्ञेय का यह रहस्यशील अंतर प्रसाद की रहस्यदर्शी भावभूमि से एक प्रच्छन्न अंतःसलील संबंध रखता हुआ भी उससे एकदम अलग भावभूमि पर अभिव्यक्ति पाता है। एक अधिक आधुनिक, अधिक आत्मसजग यानी अधिक संकटापन्न अस्मिता की भावभूमि पर। इत्यलम की एक कविता का शीर्षक ही है रहस्यवाद। आप में से कईयों ने पढ़ी होगी। क्या कहती है कविता, याद करिए, तनिक पढ़िए तो इसे। कहती है, रहस्यवाद शीर्षक है इस कविता का। मैं भी एक प्रवाह में हूँ, पर मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। शक्ति असीम है, मैं शक्ति का एक अणु हूँ। मैं भी असीम हूँ, एक असीम अणु उस असीम शक्ति को जो उसे प्रेरित कर रही है अपने भीतर समा लेना चाहता है। उसकी रहस्यमयता का पर्दा खोल करके उसमें मिल जाना चाहता है। यही मेरा रहस्यवाद है, अज्ञेय कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अज्ञेय की यह रहस्यशील संवेदना मानववादी या मानवनिष्ठ संवेदना है, जो कि नई कविता को छायावाद और प्रगतिवाद से भी अलग धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाली चारित्रिक विशेषता है, विभेदक विशेषता है। यह गौरतलब है मित्रों कि अज्ञेय की और उस तरह नई कविता आंदोलन की भी केंद्रीय इस भावधारा को पाश्चात्य सभ्यता के अपने अलग इतिहास चक्र से उपजे ह्यूमनिज्म से पूरी तरह समीकृत करके देखना या उसी के अनुकरण तक घटा देना उचित नहीं है। यूरोपीय ह्यूमनिज्म जिस पुनर्जागरण की उपज है, वह पुनर्जागरण मध्यकालीन मसीही धर्म की डॉगमेटिक जकड़बंदियों से विद्रोह का नतीजा था। जबकि भारतीय धर्म के धर्मबीज उस तरह मनुष्य की आंतरिक स्वाधीनता को छीनने वाले डॉगमा हैं ही नहीं। यहाँ के हमारे नवजागरण में जो भी जैसी भी विद्रोह चेष्टाएं आपको दिखती हैं, वे जड़ीभूत रूढ़ियों के विरुद्ध, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है। जो हमारे केंद्रीय असली धर्म बीज हैं वो क्या है? वे हैं चराचर निष्ठ अद्वैतवाद। ध्यान दीजिए, खाली मात्र मानवनिष्ठ नहीं बल्कि चराचर निष्ठ अद्वैतवाद, रीत, तप, आवर्ती काल और कर्मयोग, बुद्धि योग आदि। उनसे विद्रोह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही तो असली धर्म बीज है हमारे।
जिनका मसीही और ऐतिहासिक धर्मों से अलगाव एकदम स्पष्ट है। अज्ञेय के कवित्व और चिंतन की साखी मित्रों इस संदर्भ में विशेष अर्थ रखती है, अर्थ भी महत्व भी, इसलिए कि अज्ञेय एक ओर तो पश्चिम की बौद्धिक प्रश्नाकुलता से, आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों से बहुत गहरे में परिचय हुए थे, विज्ञान के ही स्नातक थे वो। तो एक तरफ तो अज्ञेय पश्चिम की बौद्धिक प्रश्नाकुलता से, आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों से बहुत गहरे में परिचय हुए थे, और दूसरी ओर वे उसके पारंपरिक धर्म दर्शन तथा उसके अद्यतन विकास के परिचायक अस्तित्ववाद या और मार्क्सवाद के भी सहयात्री अपने विकास क्रम में रह चुके थे। इसीलिए अज्ञेय का जो मानवनिष्ठ स्वातंत्र्य दर्शन है वो अपने सभी समकालीन समान धर्मों की तुलना में न केवल अधिक गहरा है, बल्कि आज का जो पश्चिमीकृत विश्व है उसमें अपने देशवासियों को पूरे सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ नई रचना करने की प्रेरणा देने वाला और वास्तविक अर्थों में आत्मसजग भारतीय आधुनिकता का पथ भी प्रशस्त करने वाला है। मित्रों, जहाँ पश्चिम की बुद्धि जीवन की पूर्णता और रचना की पूर्णता के बीच एक अनिवार्य देखती रही है, मेरे अत्यंत प्रिय कवि जो हैं विलियम बटलर येट्स, जिन पर मैंने रिसर्च की है, उनकी पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं सुनाऊँ आपको। The intellect of man is forced to choose perfection of the life or of the work. तो जीवन की पूर्णता और रचना की पूर्णता के बीच एक अनिवार्य विरोध सा देखती रही है पश्चिम की बुद्धि। वहीं लेकिन हमारा जो भारतीय मन है ना, उसकी पारंपरिक निष्ठा क्या रही है, सोचिए ज़रा। जानते हैं आप, फिर भी सोचिए। भारतीय मन की पारंपरिक निष्ठा यही रही है कि व्यक्तित्व और कृतित्व के बीच विरोध नहीं होना चाहिए। अज्ञेय भी इसी के मेल में, इसी स्पिरिचुअल कॉमन सेंस के मेल में अपने मन के दोनों खंडों, चेतन मन और अवचेतन मन के बीच तनाव और संघर्ष की बजाय मैत्री स्थापित करने के आदर्श से अनुप्राणित रहे और इस आदर्श के निर्वाह में काफी दूर तक सफल भी हो सके। कैसे हुए सफल? क्या कारण था इस सफलता का? वो ये था कि अपनी परिस्थिति और अपनी संस्कृति दोनों के प्रति आरंभ से ही उनका दृष्टिकोण अत्यंत सजग और दायित्वपूर्ण रहा आया। उन्होंने जहाँ एक ओर अपनी परिस्थिति के आकलन को संघर्ष युग के साहित्यकार की अनिवार्य कठिनाइयों, जिम्मेदारियों की पहचान को, निर्वाह को अपना कर्तव्य माना, कवि की हैसियत से भी, चिंतक की हैसियत से भी, वहीं उन्होंने साथ ही साथ अपनी संस्कृति के मूलभूत मूल्यों की चिंता को भी बहुत सक्रिय ढंग से अनेक मोर्चों पर एक साथ निभाया। ध्यान देने की बात है मित्रों कि अज्ञेय किसे आधुनिकता मानते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगहों पर मैंने देखा है। आधुनिकता की ऐसी परिभाषा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि आधुनिकता निरंतर संस्कारवान होने की प्रक्रिया है। बताइए, लेकिन ये प्रक्रिया जो है अज्ञेय के यहाँ एक खुली संवेदना की अपेक्षा लिए हुए है। आधुनिक युग में इस खुलेपन का क्या अर्थ है? आधुनिक युग में इस खुलेपन का अर्थ है
एक ऐसी युगविद्ध संवेदना का खुलापन जहाँ किसी भी तरह के सरलीकरण, किसी भी तरह की आत्मतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। अज्ञेय में संस्कार और संवेदना का एक सर्जनात्मक और मूल्यान्वेषी द्वंद्व आरंभ से ही आप देख सकते हैं, जो कि व्यक्तित्व की खोज के जरिए सांस्कृतिक अस्मिता की शोध से प्रेरित था। अज्ञेय के ही शब्दों में अज्ञेय कहते हैं, उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं बोलती। जिससे हम बने हैं उसे पहचानते हुए उसे अभिव्यक्ति दें, तभी वर्तमान और भविष्य हमारे हैं, नहीं तो हम कहीं के नहीं। इतना स्पष्ट विचार है। अज्ञेय के इस विश्वास को उनकी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप में भी बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है, जिससे आप सभी परिचित हैं। याद करिए उसे। संस्कार और संवेदना के द्वंद्व की इस उपजाऊ प्रक्रिया को आप अज्ञेय के समूचे काव्य में बराबर लक्षित कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया की परिणति एक आत्मविश्वासपूर्ण और परिपक्व आधुनिक भारतीयता में हुई। इस बात को भी आप सीधे सीधे आंतरिक साक्ष्य, कविता के ही आंतरिक साक्ष्य के बल पर पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अज्ञेय के पूर्ववर्तियों में वैसा सजग सांस्कृतिक व्यक्तित्व जयशंकर प्रसाद में प्रकट हुआ था। कदाचित इसी कारण नई कविता के एक प्रमुख कवि आलोचक विजय देव नारायण शाही को अज्ञेय और प्रसाद के बीच एक आश्चर्यजनक साम्य दिखा। मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी इस बारे में। वे मेरे गुरु थे, मैं पढ़ता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी पढ़ाने आते थे वहाँ। इसमें संदेह नहीं कि क्या बौद्धिक व्यक्तित्व और क्या रचनात्मक विकास क्रम, दोनों दृष्टियों से मित्रों, दोनों ही दृष्टियों से अज्ञेय ही नई कविता के समस्त नागरिकों के बीच जयशंकर प्रसाद के निकटतम जान पड़ेंगे। आधुनिक सभ्यता के संकट का साक्षात्कार अपने जमाने के विचारों की चौहद्दी के भीतर हम प्रसाद में भी पाते हैं। सांस्कृतिक अस्मिता की शोध का कुछ वैसा ही अध्यवसाय भी हम पाते हैं प्रसाद में। इस महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद कि प्रसाद जी आस्था के धरातल पर बहुत कुछ ऐसा मानकर चल सकते थे जैसा मानकर चलने की सुविधा अज्ञेय को नहीं थी। इस सिलसिले में शाही जी की उस विचारोत्तेजक स्थापना को याद करिए जरा। बड़ा स्वाभाविक है यह याद करना। वे कहते हैं कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने का रास्ता निकाला। कितना निश्चय ही प्रसाद की प्रश्नाकुलता से अज्ञेय की प्रश्नाकुलता का स्वरूप भिन्न तो होना ही था। एक और तथ्य की ओर भी यहाँ मित्रों लगे हाथ ध्यान दिलाना आवश्यक लगता है। वह यह कि स्वयं अज्ञेय ने अपने समय में कविता की पृष्ठभूमि को, काव्य भाषा में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया को भी बड़े अच्छी तरह से विवेचित किया है। खासकर वाचिक कविता से पठ्य कविता में संक्रमण की जो परिस्थिति थी और जो प्रक्रिया थी, उसको किसी ने इतना बल नहीं दिया इस बात पर जितना अज्ञेय ने। आप देखिए, और कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। पढ़ी जाने कविता पहले सुनाई जाती थी, ज़्यादातर श्रोताओं के द्वारा ग्राह्य होती थी, और फिर पढ़ने की परंपरा बाद में बनी, पढ़ने की प्रक्रिया बाद में आई।
अज्ञेय खुद कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। वे कहते हैं छायावाद के कवियों ने अपने लिए एक समाज बनाया था जिसका लाभ हमें भी मिला। मैंने और मेरे समकालीनों ने अपने लिए एक समाज बनाया। छायावाद का समाज स्वयं छायावाद के कवियों की तरह वाचिक परंपरा में पला हुआ समाज था और पढ़कर कविता ग्रहण करने की ओर उन्मुख था, आ रहा था। हमारा समाज मुख्यतः श्रोता नहीं पाठक था। अज्ञेय कह रहे हैं कि मेरे समय तक आते आते, कविता तक आते आते अब कविता पाठ उतना आधारभूत, उतना प्रचलित नहीं रह गया था, ताकि सीधे किताब में से कविता को पढ़ो। हमारा समाज मुख्यतः श्रोता नहीं पाठक था, जैसे कि कवि भी प्रमुखतः अब वाचक नहीं है बल्कि लेखक है। यह सोचने की बात है कि अज्ञेय कविता में संप्रेषण को क्यों इतना महत्व देते थे। मित्रों, ये बहुत गौर करने की बात है। मैंने नहीं देखा अपने हिंदी के वातावरण में किसी को इस बात का सही महत्व आंकते नहीं देखा मैंने। संप्रेषण को क्यों इतना महत्व देते थे अज्ञेय, कम्युनिकेशन को क्यों उनके लिए काव्य अभिव्यक्ति से कहीं अधिक संप्रेषण था। पोइट्री उनके लिए खाली एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेसिंग वंस इमोशनल टेंगल्स, कम्युनिकेशन है, संप्रेषण। नई कविता आंदोलन के दौरान किसी अन्य कवि ने इस बात को इतना महत्व दे करके इतनी स्पष्टता से रेखांकित नहीं किया जितना कि अज्ञेय ने। आपने कभी गौर किया इस बात पर? यही विवेक मित्रों अज्ञेय को परवर्ती दौर के लिए, तथाकथित युवा कविता के दौर के लिए भी प्रासंगिक बनाता है, जिसका नारा ही यह था कि कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अज्ञेय के कवित्व को अगर कोई इस सार्थक वक्तव्य के प्रतिमान से भी अगर जांचे परखे तो वह खरी उतरेगी, क्योंकि वह अपनी बात, अपने कथ्य के अचूक यथा तथ्य धारदार संप्रेषण की शर्त को भी बखूबी निभाती चलती है। जबकि कई सारे कवियों में अभिव्यक्ति का उतावलापन इस एकाग्र संप्रेषण की जरूरत पर हावी हो जाता है। कविता मानो उनके लिए अपने तात्कालिक भावावेगों की ढुलाई का साधन भर है, राहत पा लेने की आत्मतुष्टि भर है। ऐसे में कविता कोई नया अर्थोन्मेष कैसे संभव करेगी? कोई नया अर्थोन्मेष संभव करने की बजाय वह पहले से तयशुदा अर्थ की पटरी पर ही चलती है और किसी सचमुच अपूर्वानुमेय, अनप्रिडिक्टेबल, अपूर्वानुमेय अतः सार्थक वक्तव्य की भी कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती। नई कविता के दौर में मुक्तिबोध ने जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि के खतरे की बात उठाई थी और बिल्कुल ठीक ही उठाई थी। किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य मित्रों यह भी है, जिस पर कि अब कोई ध्यान नहीं देता, कि ये जो कंडीशनिंग है, जड़ीभूत हो जाना है, ये सिर्फ सौंदर्य बोध का ही नहीं होता है, सत्य बोध या सत्याभिरुचि का भी कंडीशनड हो जाना, जड़ीभूत हो जाना उतना ही बड़ा खतरा है जितना सौंदर्याभिरुचि का, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है, जिसे हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं, क्योंकि वह लाइलाज होता है। इसलिए कि ऐसा कवि स्वयं यह जानने में अक्षम होता चला जाता है कि वह स्वयं को लगातार ऐसी कंडीशनिंग का, ऐसी जड़ीभूत सत्याभिरुचि का शिकार होने दे रहा है।
समय आ गया है मित्रों कि हम जड़ीभूत सत्याभिरुचि के इस आतंक को उसके सही नाम से पुकारें और मिटाएं। आरंभ से ही हम देख सकते हैं कि अज्ञेय की कविता जीवन की आलोचना भी है और जीवन की ही रहस्यानुभूति भी। पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, बड़ा प्रचलित मुहावरा है ये। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, कविता जीवन की आलोचना भी है और जीवन के ही छुपे हुए रहस्य का आविष्कार या उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति भी है। दोनों विभूतियां एक साथ होनी चाहिए। निरंतर आत्मालोचन, निरंतर आत्मशोधन का तड़प भरा आग्रह भी अच्छे कवि के यहाँ निरंतर सक्रिय दिखाई देता है। जहाँ अच्छे सफल कवियों में सौंदर्यानुभूति और लयात्मक संवेदना का वैशिष्ट्य हमारा ध्यान खींचता है, वहीं हर ओर से संकटापन्न अस्मिता का एहसास भी, उस एहसास के बावजूद जीवन की अर्थवत्ता की खोज, उसमें विश्वास बचाए रखने की व्याकुलता भी लगातार दिखाई पड़ती है। कवि कर्म इस कवि के लिए अपने भाविक, बौद्धिक, नैतिक व्यक्तित्व की अखंडता को साधने का, अर्थात एक समग्र संवेदी व्यक्तित्व की खोज का माध्यम है। कहा है ना, किसी बड़े कवि का ही बात है ये, मैच्योरिंग एज ए पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज ए होल मैन। कवि के तरीके से, कवि के स्तर पर वयस्क होने, प्रौढ़ होने का क्या मतलब है? वो मतलब तभी फलता है, तभी पूरा होता है जब समूचा मनुष्य मैच्योर हो। ये परिपक्वता की साधना, परिपक्व होने की साधना पूरे मनुष्यत्व में, समूचे व्यक्तित्व की प्रक्रिया होनी चाहिए। अज्ञेय के लिए भी कवि कर्म अपने भाविक, बौद्धिक, नैतिक, तीनों, 3 डायमेंशनल, आप में से हर एक का व्यक्तित्व 3 डायमेंशनल है। आप इमोशनल बीइंग भी हैं, आप इंटेलेक्चुअल बीइंग भी हैं, आप सेंसेशनल बीइंग भी हैं। तीनों आपके व्यक्तित्व के समान रूप से महत्वपूर्ण घटक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक को विकसित करने की तो आप में बड़ी वो हो, आग्रह हो, और दूसरे पर ध्यान ही न जाए, एक के ही विकास से आप संतुष्ट हो जाएं? तो ये तो एक अलग समस्या बन जाएगी, असंतुलित विकास। तो कवि कर्म अज्ञेय की कवि के लिए अपने भाविक, बौद्धिक, नैतिक व्यक्तित्व की त्रिआयामी अखंडता को साधने का, अर्थात एक समग्र संवेदी व्यक्तित्व की खोज का माध्यम है। ऐसे व्यक्तित्व की खोज का जिसे फिर समष्टि को अर्पित किया जा सके, जो सबको अर्पित करने के योग्य हो। वो तभी होगी जब जो अर्पित कर रहा है वो अर्पित करने लायक भी तो हो। तीनों आयामों में जिसका विकास हुआ हो वही तो अर्पित करने लायक होगा। खंडित व्यक्तित्व को अर्पित करके क्या होगा मित्रों? तब फिर कवि का ही ये उसके अस्तित्व की शर्तों के ही आधार पर व्यक्तित्व की खोज उसे करनी पड़ती है, जो कि समष्टि को निश्चेष अर्पित करने योग्य हो। आप देखिए, अज्ञेय की कविता में अक्सर उभर आता है आत्माद्बोधन का स्वर, खुद को ही उद्बोधित करते रहे हैं वो। इत्यलम में ही ये स्वर सुनाई दे जाता है, याद होगी आपको कविता ये काफ़ी कोट की गई है।
सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता, सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद हैं केवल, जरा उनको दबा रखो कि उनका सार बनकर चेतना की धरा को कुछ उर्वरा कर दे। भावनाएं तभी फलती हैं कि उनसे लोक के कल्याण का अंकुर कहीं फूटे। मित्रों, एक बहुत प्रसिद्ध आधुनिक कवि का कथन है, शायद W.B. येट्स का है, कि कवि की तरह परिपक्व होने का अर्थ है अपनी समग्र मनुष्यता में परिपक्व होना। ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ ना। मैच्योरिंग एज ए पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज ए होल मैन। इस बात को आज नए सिरे से पकड़ने समझने की जरूरत है। बुला दिया गया है इसको। सच पूछिए तो अज्ञेय की कवि साधना इसी तरह की लगती है। इत्यलम और उसके पहले की कविताओं में हम इसके पहले पहले लक्षण प्रकट होते देखते हैं और ये भी महसूस करते हैं कि यह साधनावस्था इस कवि की, अज्ञेय की, बहुत लंबी खींचने वाली है। अभी सिद्धि अभी इनसे बहुत दूर है, ये भी लगता है। लेकिन वह नया यथार्थ बोध भी मित्रों यही इत्यलम की कविताओं से ही थोड़ा अटपटे ढंग से ही सही दिखाई देने लगता है, जो कि अंततः नई कविता की धरा को सचमुच उर्वरा करने वाला साबित हुआ। व्यंग्य विपर्य और आत्मविद्रूप, आयरनी और पैराडॉक्स, ये दोनों अभिव्यक्ति के उपकरण हैं कि नहीं है? इन दोनों का इस्तेमाल लेकिन एक नए ढंग से अज्ञेय की कविता में उस कविता को एक अलग पहचान देता है। मैं ही हूँ वह पदाक्रांत रिरियाता कुत्ता, मैं ही वह मीनार शिखर का प्रार्थी मुल्ला, मैं हूँ ये सब मुझ में जीवित, मेरे कारण अवगत, मेरे चेतन में अस्तित्व प्राप्त। परिचित होंगी आपकी ये, आपकी ये कविताएं आपकी परिचित होंगी। यहीं से हिंदी कविता में मित्रों उस अतिरिक्त स्वचेतना, एक एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक अतिरिक्त स्वचेतना का प्रवेश होता है, जो कि आधुनिकता की पहचान है। जैसे हम रोग के लक्षण पहचानते हैं ना, उसी तरह से इसको पहचान। कुहासे की मुट्ठी में सिहरते से पंगु टुंडे दई मारे पेड़, ये अज्ञेय की उस समय की इत्यलम की एक कविता में से उद्धृत कर रहा हूँ। तो जैसे T.S. एलियट का पुरफ्रॉक आया था ना, तहलका मच गया था अंग्रेजी कविता में पुरफ्रॉक से, कुछ वैसा ही चेंज अज्ञेय की कविता ने हिंदी कविता के दृश्य में उपस्थित किया। नया संवेदनाघात, एक निहायत शहरी और प्रतिकूल वेदनीय बिंबमाला अचानक छायावादी और छायावाद उत्तर कविता के अभ्यस्त पाठकों को चौंका देती है। अज्ञेय की इस कविता में, इन कविताओं में इत्यलम की कहीं कहीं चौंकाने के लिए चौंकाने वाली मुद्राएं वक्तव्य भी दिखाई देते हैं, जिनसे कि कवि की कच्चाई भी झलकती है। पर उनके बरक्स, उन्हीं के बरक्स ये जो मूल्य विपर्य आ रहा है, उससे जूझना कितना जरूरी है, वह भी इस कवि के प्रारंभिक कविताओं में वो प्रक्रिया भी दिखाई दी जाती है। वो अपने से आश्वस्त संतुष्ट नहीं, आत्मतुष्ट नहीं है, वो बेचैन है, खोज रहा है, छटपटा रहा है। मूल्य विपर्य से जूझ रहा है वो। उस जूझते हुए कवि की मूल्य खोजी तड़प भी दिखाई देती है। तुम्ही मेरा जीवन कुहासा भेद
उगा हुआ तारा हो, वह कहता है। साथ ही कवि की शब्द संवेदना भी, अब आप देखिए कि किस तरह से सूक्ति से आगे बढ़ करके बिंब विशिष्ट बनने की ओर अग्रसर हो रही है। देखिए 2-3 मैं फ्रेजेस उनकी इस चरण की कविता के आपके सामने बोल रहा हूँ। अंतरिक्ष की कौली भर मती आया भूरा पानी, एकदम नया सेंसेशन है। अंतरिक्ष की कौली भर मती आया भूरा पानी, या 2 पर्वत श्रेणियों के बीच मानो स्फुट अधरों के बीच निखरता धूप का कलहास्य। ये अभिव्यक्ति की एक नई राह खोजने, और खोजने ही नहीं, खुल जाने के भी संकेत देते हैं। जन्म दिवस नाम की कविता ही पढ़ लीजिए आप फिर से। कैसे सचमुच नए व्यंजक बिंबों की लड़ी सी गुथी हुई है यहाँ। स्तब्ध लयबद्ध भौरा टका सा अधर में, क्या बिंब है देखिए आप। सबने आपको देखा होगा, लेकिन किसी ने इस तरह से शब्द नहीं दिए होंगे उस सेंसेशन को, उस दृश्य को, उस इमेज को। स्तब्ध लयबद्ध भौरा टका सा अधर में। इसी तरह चांदनी से बसा हुआ कोहरा, इसी तरह पीली धूप शारदीय प्रात की। एक और पंक्ति सुनिए। बाजरे के खेतों को फलांगती डार हिरणों की बरसात में। एकदम भाषा बदल जाती है कविता की, लगता है कि हम नए उसमें आ गए हैं। कि नए के लिए नए का स्वीकार नहीं है, ये अपने बदलते हुए अनुभव को सही शब्द देने की, उसकी के समतुल्य अभिव्यक्ति की सफल उद्यम का प्रमाण है। कवि इन सब के प्रति, लयबद्ध भौरे के प्रति, चांदनी से बसे हुए कोहरे के प्रति, शारदीय प्रातः काल की पीली धूप के प्रति, बाजरे के खेतों को फलांगती हुई हिरणों की डार जो बरसात में प्रकट होती, सबके प्रति वो विनत है, ऋण स्वीकारी है। अब हम कवि के अगले संग्रह को देखिए आप, हरी घास पर क्षण भर को। बड़ी अति परिचित कविता है वो, जरूर आपने पढ़ी होगी, याद भी होगी। वो आगे के कवि कर्म के अगले विकास को सूचित करती जान पड़ेगी आपको। ये उन कविता है जिन्हें हम सार्थक वक्तव्य की कविता कह सकते हैं। क्रांति है आवर्त, होगी भूल उसको मानना धारा। क्रांति है आवर्त, आवर्त है ना भंवर, एक जगह पानी चक्कर गोल लगा। क्रांति है आवर्त, होगी भूल उसको मानना धारा। उपप्लव निज में नहीं उद्दिष्ट हो सकता हमारा। जो नहीं उपयोज्य वह गति शक्ति का उत्पात भर है। स्वर्ग की हो मांगती भागीरथी भी है किनारा। मित्रों, शक्ति का उपासक तो कवि इस स्टेज पर भी है, किंतु शक्ति के उत्पात का नहीं, बल्कि उसके संचय का और उपयोग का। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने, जो कि अज्ञे की कविता के आरंभिक बड़े संवेदनशील पाठक हैं, बहुत अच्छी किताब है उनकी। वो क्या नाम है उसका, तो मिश्र जी ने अज्ञे के कवि कर्म के इस दौर को शक्ति संचय का दौर कहा है, और सही कहा है। आप कन्विंस हो जाते हैं कि वास्तव में ये ऐसा है। यहाँ आते आते विषाद और आत्मावसाद की मनस्थितियों में भी वो मन स्थितियाँ भी आपको आत्मज्ञान दिलाने वाली हो जाती हैं। सोचिए आप, विषाद और आत्मावसाद, डिप्रेशन, वो स्थितियाँ भी आपके आत्मज्ञान को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। कैसे? कवि की बदौलत, क्योंकि कवि उसको
जिंदा बिल्कुल पकड़ता है, नए शब्दों में, नई लय में, तब आपको महसूस होता है जो आप भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। सही सही किसी चीज को अनुभव करना, उससे छुटकारा पा लेना भी है, होता है कि नहीं? आत्मज्ञान साधक हो जाती है परिस्थिति, खाली आपको डिप्रेस करने वाली नहीं, आत्मज्ञान भी देने वाली। इसके साथ ही साथ अभिव्यक्ति और संप्रेषण दोनों में अधिक पैनापन आया है। यहाँ सूक्ति सरीखी सघनता भी है और बिंब सजीव दीप्ति भी। पावस प्रात शिलंग, देखिए मेरी बड़ी प्रिय कविता है ये, पावस प्रात शिलंग और दूरवाचल, ये दोनों आमने सामने छपी हुई कविताएं हैं। बिल्कुल लगता है क्या चेंज हो गया है अचानक हिंदी कविता में, बड़ा जबरदस्त। पावस प्रात और दूरवाचल, अब मुझे याद है लेकिन मैं समय इतना लूँगा नहीं आपका, आप पढ़ लीजिएगा खुद। तो पावस प्रात शिलंग और दूरवाचल सरी की जो लिरिक्स हैं ना, गीतियाँ, इस दृष्टि से बहुत ध्यान आकर्षक हैं। अगर आप कवि हैं तो आपके कवि की ट्रेनिंग इसी तरह से हो सकती है। ये यूं ही किताबी बात नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। क्या संबंध होना चाहिए अपने पूर्व कवियों से आपका। मैच्योरिंग एज ए पोएट मीन्स मैच्योरिंग एज ए होल मैन। शक्ति संचय का आंतरिक साक्ष्य, एविडेंस, आपको इन कविताओं की मितकथन में दिखाई देगा, और सूक्ष्म जो उनकी सांकेतिक गुणवत्ता है उसमें भी दिखाई देगा। आत्मोद्बोधन और व्याख्या की वृत्ति तो मिलती है अज्ञेय में, जहाँ तहाँ अखरती भी है कभी कभी, लेकिन ऐसी कविताएं संख्या में अधिक हैं जो कि इन दोनों प्रवृत्तियों से उभरी हुई हैं। अज्ञेय का प्रकृति पर्यवेक्षण जो है, उसकी सूक्ष्मता हिंदी प्रकृति काव्य में एक नया आयाम जोड़ती है। पकी ज्वार से निकल शशों की जोड़ी गई फलांगती, सन्नाटे में बांक नदी की जगी चमक कर झांकती। कोहरा झीना और महीन झरझर चले आकाश नीम, तेरी बाट अघोरती आंखें हुई चकोर की। सब इसी तरह एक पंक्ति, नभ में रवहीन दीन बगुलों की डार चली। आप में से सभी ने देखा होगा ये दृश्य, लेकिन जब आप पढ़ते हैं ना इस पंक्ति को, तब लगता है आपने सचमुच देखा। देखना भी सिखाता है असली कवि आपको, यही उसकी उपयोगिता है समाज में, सबसे बड़ी उपयोगिता, देखना भी। निरखे वही नजर, जैसे गुलाम मोहम्मद शेख चित्रकार कहते हैं, तो निरखना भी वही सिखाता आपको कवि। एक और भी चीज है काउंटर पॉइंट जिसे कहते हैं, लय का काउंटर पॉइंट, यानी एक धुन और लय गति में दूसरी धुन और लय गति को जोड़ देना, समावेश कर देना। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप खुद ढूंढ सकते हैं। ये कुछ अभिनव प्रयोग वहाँ मिलेंगे आपको अज्ञेय की शुरुआती कविताओं में, और तब समझ में आएगा कि क्या महत्व है उसका, क्यों ये नया है, क्यों एक नया युग शुरू हो गया कविता में, कैसे हो गया। अकेली न जइयो राधे शीर्षक कविता है उनकी, क्या मैं तो उस कविता को भी आप पढ़िए। इसके साथ ही साथ व्यंग्य विद्रूप के जरिए अपनी भावाकुलता को संतुलित करने की, संकेंद्रित करने की सफल चेष्टा माहीवाल तथा सवेरे सवेरे शीर्षक कविताओं में आप खुद देख सकते हैं, खोज सकते हैं। मित्रों, आप देखेंगे कि अज्ञेय का कवि धीरे धीरे बिंब से प्रतीक की ओर बढ़ता दिखाई देगा। हरी बिछली घास और सूने गगन की पीठिका पर डोलती बाजरे की कलगी यहाँ प्यार के एक बिल्कुल नए प्रतीक के रूप में आती है, इसलिए कि पुराने प्रतीकों के देवता कूच कर गए हैं।
आगे के ही मुहावरे। निश्चय ही देवताओं के कूच कर जाने की त्रासदी अभी उस तरह इस भारतीय कवि के सिर पर चढ़ के नहीं बोलती जिस तरह की वो रिल्के या ह्योल्डर्लिन की कविता में बोलती है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य यूरोपीय परिप्रेक्ष्य से बहुत भिन्न है। शाही जी, जिसे अपने प्रसिद्ध निबंध, आप सभी को पता होगा, पढ़ाई होगा आपने, बहुत सबसे ज़्यादा पढ़े गए लेखों में से एक है ये शाही जी का लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक दृष्टिपात, ये नाम है इसका। देखिए आप, शाही जी उस प्रसिद्ध निबंध में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं बड़ा जबरदस्त, त्रास जनित पावनता का बोध। ये उस स्तर के बोध तक पहुंचने के लिए अभी अज्ञेय के कवित्व को काफी दूरी तय करनी है। पहुंचे अंततः वहां तक वो, लेकिन देर लगी उनको, किसी को भी लगेगी, मगर इतना तो कविता का सजग पाठक साफ देख सकता है कि कवि उत्तरोत्तर अपनी भावाकुलता से उबर करके सार्थक उन्मोचन की दिशा में प्रौढ़ता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी बूते कवि कह सकता है कि आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, आनंद ही है संपूर्ण व्यक्ति की अभिव्यक्ति। यह अर्जित आत्मविश्वास कहाँ से आया? और यह अर्जित आत्मविश्वास खुद कमाया हुआ, हम ज़्यादातर अगर कभी कठोरतापूर्वक अपने आचरण को देखें तो तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़्यादातर बातें जो होती हैं उधारी की होती है, खुद भोगी, महसूसी, भुगती, कमाई हुई नहीं। ये अर्जित आत्मविश्वास जो है ना, यही कवि को खुद अपने भाव यंत्र को एक सूखी घास फूस की मचिया, मेरा भाव यंत्र एक सूखी घास फूस की मचिया जिसमें छिपेगा नहीं औघड़ तुम्हारा दान। याद हो कि आपको ये कितनी विनम्रता है इसमें, कितनी पारदर्शी विनम्रता है ऐसा कहने में। वो कोई उसका वो ढिढोरा नहीं पीट रहा कि देखो ये मैंने खोजा, ये बिंब मैंने खोजा। शब्द यह सही है, सब व्यर्थ हैं, पर इसलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है। मित्रों, कवि अपने विकास के इस चरण पर पाता है कि क्षण क्षण जो मरता दिखता है वही तो अविरल अंतः सत्व है। क्षण क्षण जो मरता दिखता है वही तो अविरल अंतः सत्व है। इसी मौलिक जीवनानुभूति के भीतर से कवि अपना जीवन दर्शन भी उपलब्ध करना चाहता है, क्योंकि जीवन दर्शन कोई किताबी चीज नहीं होती है। सचमुच भुगतने के बाद, जीवंत अनुभवों से गुजरने के बाद ही आप प्राप्त कर सकते हैं उस विजडम को। किसी दूसरे के खोजे सत्य से आप जीवन दर्शन उपलब्ध नहीं कर सकते। अज्ञेय में भूलकर भी कभी सतही सुखवाद का जो चारवाकी तर्क है ना, उसकी ओर कभी नहीं ले जाती उनकी कविता। अज्ञेय की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि वो नितांत निगेटिव चीजों से जूझते हुए, उन्हीं के शब्दों में निर्जल नकारों से जूझते हुए, उनके बीचों बीच से जीवन के प्रति बुनियादी स्वीकार भाव को उबार लाना है। यही मैच्योर आदमी की कसौटी होती है मित्रों। इमोशनली मैच्योर होना बुद्धि से मैच्योर होने की अपेक्षा 10 गुना कठिन होता है। बुद्धि से मैच्योर होना भी कठिन होता है, लेकिन अपेक्षाकृत आसान है। इमोशनली मैच्योर लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। कभी इस दृष्टि से देखिए जरा, कितना मुश्किल होता है।
लेकिन फिर कवि की उपयोगिता क्या है, क्यों कवि की राह देखते हो, क्यों कवि की तारीफ करते हो? कवि देता है तुम्हें ये। इमोशनल मैच्योरिटी किसे कहते हैं, इसका बोध कैसे पाई जाती है, कितनी कठिन सिद्धि है, ये कवि कराता है। तो अज्ञेय की विशेषता, जैसा कि मैंने कहा, निर्जल नकारों से जूझते हुए ही उनके बीचों बीच से जीवन के प्रति एक बुनियादी स्वीकार भाव को, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, यही उनकी आधुनिकता है, यही अज्ञेय की आधुनिकता है, यही अज्ञेय की भारतीयता है। नश्वरता का स्वीकार उन्हें जीवन की अर्थवत्ता का भी विलक्षण स्वाद उपलब्ध कराता है और अंततः उस आनंद को भी समझ सकने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने पिछली पीढ़ी के अज्ञेय से पिछली पीढ़ी के जीवन बोध के बीचों बीच स्थापित करने का प्रयत्न किया था। हम देखते हैं मित्रों कि अज्ञेय की काव्य भाषा में धीरे धीरे उत्तर परिष्कार और खुला आता गया है। जहाँ जीवन और रचना का संबंध आरंभ से ही अन्योन्याश्रित रहा हो, जहाँ मनुष्य होने का दावा कृतिकार होने के दावे को सचेत स्तर पर सदा पीछे ही ठेलता रहा हो, वहाँ कविता में जहाँ तहाँ उचित उपदेश का मर्म भी झलक आता रहा हो, तो अचरज की बात नहीं है, क्योंकि अज्ञेय के लिए रचना स्वयं जीवन की अर्थवत्ता की खोज का अंग है। इस अनिवार्य नैतिक और रहस्यशील अंतर अर्थात आध्यात्मिक संवेदना के नैरंतर्य की स्थिति और गति दोनों को समझने स्वीकार करने के बाद ही अज्ञेय के कवि कर्म के क्रम विकास की चर्चा सार्थक हो सकती है। अज्ञेय की काव्य यात्रा के 3 सोपान हैं। एक तो है विद्रोह और हताशा का दौर, दूसरा है शक्ति संचय का दौर और तीसरा दौर है बिना किसी आशा के आत्मदान में ही सार्थकता पाने का दौर। सबसे कठिन उपलब्धि यही होती है आदमी की। निश्चय ही विद्रोह और हताशा की स्थितियां कहीं कहीं बाद की कविताओं में भी आप देख सकते हैं। बिना किसी आशा के आत्मदान में सार्थकता खोजने की तड़प भी पहले की रचनाओं में भी दिखाई देती है। लेकिन अंतिम दिनों की जो काव्य यात्रा उनकी है, उसको परिभाषित करने के लिए ये जो तीसरा सोपान है, तीसरी सीढ़ी है, तीसरा सोपान है, वो पर्याप्त है। आप स्वयं अज्ञेय का जो बाद का काव्य है ना, उसके भीतर से ही ये इंटरनल एविडेंस, आंतरिक साक्ष्य पा सकते हैं आप। आपको याद होगा एक छोटी सी कविता है अज्ञेय जी की, इतनी प्यारी कविता है, अनुभव परिपक्व नाम है उस कविता का। तो उस कविता के आरंभ में आप देखते हैं एक बालक अपनी माँ से गाने वाले लट्टू की जिद कर रहा है माँ वो लट्टू दे रही है। फिर कुछ ही देर बाद उसकी मांग घट करके कागज की फिरकी पर आ जाती है और अंत में वो कह उठता है, अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ये 1961 की कविता है। तब से अज्ञेय के काव्य चिंतन और लोक यात्रा में जाने कितने पड़ाव आए, किंतु वे सब मित्रों लगता है इस अनुभव परिपक्व बालक के द्वारा अपनी माँ को दिए हुए वचन के मेल में है। यह कारण नहीं है दोस्तों कि हमारे यहाँ परमहंस की स्थिति बालकोचित ही मानी गई है। परमहंसो बालवत, प्रौढ़ वय में बालकोचित सरलता को फिर से उपलब्ध कर पाना, ये एक आपकी मनुष्य की जीवन व्यापी साधना की सार्थक परिणति है, जो कि आशा निराशा के द्वंद्व से परे है। मित्रों, स्वयं आंगन के पारद्वार जो उनकी संग्रह है बाद का, उसमें संकलित है जो चक्रांत शिला की कविताएं हैं, उसे आप देखिए, जिसमें अज्ञेय का कवि पूर्व और पश्चिम दोनों के आध्यात्मिक अनुभव संपदा को टटोलता दिखाई देता है।
कहने को तो टी.एस. एलियट भी अपने 4 क्वार्टर्स में इसी तरह की बात करते दिखाई देते हैं। बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप। किंतु है तो वो दाते के शिष्य ही। क्या हम अज्ञेय को भी नकारों के निर्जल पारावार को लाग कर सब कुछ को धारण करने वाली पारमिता करुणा तक पहुंचने की बात करते नहीं देखते? यह कारण नहीं हो सकता कि अज्ञेय अपने प्रौढ़ काव्य में न केवल बौद्ध और ईसाई प्रतीकों को टटोलते हैं, अपितु वैदिक ज्ञान प्रतीकों को भी। देहरी पर ठिठका हुआ उनका कवि क्या कह रहा है? यही ना कि चलने की है यही प्रतिज्ञा, पहुंच सकूंगा मैं प्रकाश के पारावार तक। यह प्रश्न भी आखिर किसके मन में उपजेगा? उसी के मन में उपजेगा ना जो कहता है क्यों चलना, यदि पथ है केवल मेरे अंधकार से सबके अंधकार तक। इसी तरह अरियो करुणा प्रभामय नाम का उनका जो संग्रह है, उसमें एक कविता है, उसकी याद कीजिए, मैं और तुम शीर्षक है उसका, जिसमें कवि कहता है, झर गए तुम्हारे पात, झर गए तुम्हारे पात, मेरी आशा नहीं झरी। इसी सिलसिले में एक दिन चुक जाएगी ही बात शीर्षक कविता को भी याद कीजिए। क्या है वो बात? निश्चय ही आत्मदान में सार्थकता पाने की, किंतु क्या बिना किसी आशा के? कितनी नावों में कितनी बार का कवि क्या कहता है, जरा सुनिए। कहता है, प्रकाश मेरे अग्रजों का है, कविता का है, परंपरा का है, पोढ़ा है, खरा है, अंधकार मेरा है, कच्चा है, हरा है। देखिए, इसी संकलन में मित्रों वो कविता भी है जो कहती है राह कुहासे तक ही नहीं, पार देहरी के है, मैं हूं तो वह भी है राह कुहासे तक ही नहीं, पार देहरी के है, मैं हूं तो वह भी है। क्या इसी प्रतीति में आत्मदान की सार्थकता और आशा का भी स्रोत निहित नहीं हो जाता? स्वतंत्रता संग्राम में अपनी युवा ऊर्जा की आहुति देने वाला यह अज्ञेय नाम का कवि देश की स्वातंत्र्योत्तर दुर्दशा से विक्षुब्ध है। उसकी कविता आरंभ से ही जहाँ एक और आत्म साक्षात्कार का साधन रही है, वहीं उसमें दृश्यमान अनुभूयमान जीवन की आलोचना भी लगातार प्रस्तुत होती रही है। आंगन के पार द्वार को पढ़ते हुए कभी ये शंका मेरे मन में उभरी थी कि कहीं यह दूसरा पक्ष कवि के हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, किंतु बाद के संग्रहों ने इस शंका को निरस्त कर दिया। नंदा देवी श्रृंखला पढ़िए आप, उतनी उल्लेखनीय है जितनी कि अंतिम दिनों की मरुथल श्रृंखला की कविता है। वहाँ आप जीवन की गंभीर आलोचना भी पाएंगे और उसका जो छुपा हुआ अर्थ है, गोपन अर्थ है, उसको खोजने की तड़प, व्याकुलता भी। अपनी विकल आलोचना और निराशा का सृजनात्मक सामना करने की क्षमता चाहिए मित्रों, तभी कवि समाज में अपनी उस भूमिका को निभा सकता है जिसे और कोई कवि के सिवा कोई नहीं निभा सकता। यही महत्व है कवि का। कवि सम्मेलन में तालियां लूटना नहीं, आपको इमोशनली मैच्योर होने में ठोस मदद पहुंचाने वाला काम होता है कवि का। ये है कवि की भूमिका, उसका महत्व है, जिसे ये काम और कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं कर सकता ये काम, बड़े से बड़ा प्रबंधक नहीं कर सकता, कवि ही कर सकता। ये समाज में सिर्फ कवि ही ये रोल निभा सकता है। इस बात की पहचान ही मर गई है आज के ज़माने में। सबसे भयंकर ट्रेजेडी है ये, समझ ही खत्म हो गई है। हरियो करुणा प्रभामय की उस मर्मस्पर्शी कविता को तो याद करिए आप जरा।
वहां पर बच जाए, जो बड़ी मार्मिक कविता है, जिसमें कवि आत्मदान की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई देता है। वह कविता एक तरह से आधुनिक कवि की विनय पत्रिका सरीखा है। देखिए, आधुनिक कवि की विनय पत्रिका सरीखा लगता है वो। जी हाँ, विनय पत्रिका लिखने की जरूरत सिर्फ तुलसीदास को, आज के कवि को भी है, बशर्ते उसमें वो हो तत्व। इसके बाद पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ कि कविताएं उस गहरी अंतर यात्रा की गवाही देती है जहाँ कवि अपने विषाद योग से उत्तरोत्तर उबरता हुआ अपनी जोखम से निखरी हुई आस्था को भी झलका सका है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इस कविता को पढ़ी, आज ही पढ़िए उस घर जाके, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। क्योंकि इस कवि की आंखों ने हार, दुख, अवसान, मृत्यु का अंधकार भी देखा, तो सच सच देखा। इसीलिए इसी सत्याग्रह के बूते हुए कह सकता है, इस पार उन्हें जब आवे दिन ले जावे, पर उस पार उन्हें फिर भी आलोक कथा सच्ची कहने देना, अपलक हंसती रहने देना। कवि अपने अंतर्मन और बहिर्मन के बीच में कलह की जड़ नहीं बल्कि मथानी देखता है। क्या प्रतीक लिया है उन्होंने, कलह की जड़ नहीं मथानी देखता है, अंतर्मन और बहिर्मन के बीच में। क्या मतलब हुआ इसका, सोचिए। चाहे जरा व्याध वाली श्रृंखलाबद्ध कविताएं हो, सीक्वेंस है पूरी, चाहे अंतिम संग्रह जो उनका है, क्या नाम है उसका, ऐसा कोई घर देखा है आपने, उसमें एक ऑर्फेउस ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। ऑर्फेउस सीरीज की कविताएं आप पढ़िए, साफ देखेंगे आपके मानव नियति का ऐसा पारदर्शन, ट्रांसपेरेंट विजन। शेखर के हेतुवाद और नियतिवाद को बहुत पीछे छोड़ देने के बाद ही संभव था। ऑर्फेउस का संगीत असाध्य वीणा के संगीत का स्मरण तो दिलाता है, लेकिन उससे कहीं आगे निकल जाता है। त्रास जनित पावनता का बोध, भला और किसे कहेंगे, यही है त्रास जनित पावनता का बोध। बहुत याद आ रही है साईं जी की मुझे इस वक्त। कवि कहता है, मृत्यु को मृत्यु का आलोक, जीवन को जीवन का, ओ जीवन ओ मरण ओ वृंदवाद्य हम गाते हैं, जहां हैं साथ दो। अंत में मित्रों, हम उत्तर अज्ञेय का जो प्रौढ़ चिंतन है ना, उसको भी उनकी प्रौढ़ काव्योपलब्धियों के साथ साथ पढ़ने और सुनने की आवश्यकता पर बल देते हैं। और ये बल देते हुए खुद उन्हीं के द्वारा पूछे गए उस महाप्रश्न का भी फिर से उल्लेख करना जरूरी समझते हैं और अपनी बात समेटना भी चाहते हैं इसी बिंदु पर कि क्या कोई मानव केंद्रित आध्यात्मिकता संभव है। यह अज्ञेय का सवाल है, लेकिन आपके भीतर भी तो उठता होगा ये सवाल। अज्ञेय का प्रौढ़ काव्य और चिंतन दोनों इस प्रश्न का सकारात्मक प्रत्युत्तर देते हैं, अफर्मेटिव आंसर, खाली नेगेटिव आंसर नहीं, पता नहीं देते कि नहीं दे, ये नहीं, सकारात्मक ठोस प्रत्युत्तर अनुभव के भीतर से, खाली किताबी अनुमान नहीं, खाली एक आइडियोलॉजिकल सुनी सुनाई बात, खोखला दावा नहीं, बल्कि अपने जीवन से, अपने भोग से, अपने
तप से, तपस्या से कमाई हुई अनुभूति। तो यह कारण नहीं है मित्रों कि जो अज्ञेय का प्रवण काव्य है और चिंतन है, ये दोनों ही सत्य सकारात्मक प्रत्युत्तर क्यों है? वो इसलिए हैं कि वे सत्य, रित, तप और आवर्ती काल, ये भारतीय मूल्य हैं। सत्य, रित, ऋतु नहीं, रित, वर्ल्ड ऑर्डर, वह नियम जो कि धारण किए हुए है इस ब्रह्मांड को समूचे, वो रित है। आवर्ती काल जो बार बार लौटता है। तो ये ऐसे भारतीय मूल्यों को मानव जीवन मात्र के बुनियादी मूल्यों से जोड़ते हैं। जैसा कि स्रोत और सेतु में अज्ञेय ने स्पष्ट ही कहा है। क्या कहा है? उन्हीं का वाक्य है ये, सुनिए। नैतिक अनैतिक की परख भी कुछ अभिमूल्यों के आधार पर होती है, जो कि अंततोगत्वा आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक नाम से ही कई लोगों को बुखार आ जाता है, जूड़ी चढ़ जाती है उनकी, लेकिन कोई इलाज नहीं है। नैतिक अनैतिक की परख भी कुछ अभिमूल्यों के आधार पर ही होती है, जो कि अंततोगत्वा आध्यात्मिक हैं और साथ ही विकासमान भी हैं। आध्यात्मिक हैं और साथ ही विकासमान भी है, इवॉल्व होते हुए निरंतर। स्थिर या जड़ नहीं है, क्योंकि मानव जो है वो जड़ नहीं है। तो मित्रों, ये जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि से भी ज़्यादा बड़ी समस्या और चुनौती जड़ीभूत सत्याभिरुचि क्यों है, कैसे है, ये अब तक आपकी समझ में आ ही गया होगा। अज्ञेय की प्रगतिशीलता भी मैं अब सम अप कर रहा हूँ, सार संक्षेप प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी बातों का। अज्ञेय की प्रगतिशीलता भी कोई मंगनी का सुख साज नहीं है, मंगनी के सांचे में ढली हुई प्रगतिशीलता नहीं है उनकी प्रगतिशीलता। सच्ची प्रगतिशीलता है, कमाई हुई प्रगतिशीलता है, जूठन नहीं है उठाई हुई। अज्ञेय का कवि कर्म और चिंतन निराला की तरह हर जड़ता को चुनौती देने वाला है। इसीलिए वह जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि के ही नहीं, जड़ीभूत सत्याभिरुचि के खिलाफ भी सक्रिय है। जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि को देखना तो आसान है, लेकिन जड़ीभूत सत्याभिरुचि के शिकार हो चुके हैं आप। इस भयानक ट्रेजेडी को आप देख ही नहीं पाते हैं। आप तो समझते हैं आप बड़े भारी प्रगतिशील हैं, सब ठीक है आपके साथ। इस खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है, इस आत्मघाती आत्मतुष्टि का कोई इलाज नहीं। इलाज वही है जो अज्ञेय जैसे कवि और चिंतक अपने ठोस सगुण दृष्टांत, सगुण क्रिएशन के आधार पर आपको प्रस्तुत करा रहे हैं, क्योंकि वो मुक्त चेतना के कवि हैं। कहना बड़ा आसान है मुक्त चेतना, कोई कह सकता है कि अरे क्या आप ये मुक्त, हम भी मुक्त चेतना है। अरे खाक पत्थर नहीं है आप, मुक्त चेतना के कवि 50 तरह से बधे हुए हैं आप। मुक्त चेतना जबरदस्त पुरुषार्थ की मांग करने वाली चीज़ है, हर किसी को सुलभ नहीं होती वो। अज्ञेय को जो भी बल है, जो भी भरोसा है, वह रित की मूल्य चेतना के अनवरत शोध का है, हिंदी की सात्विक कठोरता का है। ये फ्रेज ही देखिए, हिंदी सात्विक कठोरता, किसी और ने इस्तेमाल किया है इसका? क्या मतलब होता है इसका, कभी सोचा आपने? यही उनकी हिंदी भक्ति है, यही अज्ञेय की देशभक्ति है, और उस विश्व मानव की भी भक्ति है जो कि जड़ नहीं है, बल्कि जीता जागता चैतन्य प्रवाह है।
हमारी सांस्कृतिक प्रक्रिया आइडियोलॉजिकल नहीं है, आइडियोलॉजिकल बजाय वह क्रिएटिव है, अपने मूल में ही, प्रोसेस में ही। यह संस्कृति हमारी अपनी मूल प्रतिज्ञा प्रक्रिया में ही सर्जनात्मक है, काव्यात्मक है, इसीलिए ज़्यादा मूलगामी है। ऐसी संस्कृति और उसके साहित्य में यदि जड़ीभूत सत्याभिरुचि के लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रकट ही नहीं होते बल्कि फलते फूलते नजर आते हैं, आ रहे हैं, आए हैं, ये कोई किताबी बात नहीं है जिसे आप भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं बड़े घमंड से, उसकी बात है। तो ऐसी संस्कृति और उसके साहित्य में यदि जड़ीभूत सत्याभिरुचि के लक्षण प्रकट होते हैं, और प्रकट ही नहीं होते बल्कि फलते फूलते जाते हैं, कोई अंत ही नहीं है, तो ये जरूर चिंताजनक स्थिति है। लेकिन तब जब समझें आपकी ये चिंताजनक स्थिति है, यही कारण है कि मैंने आपसे बातचीत करने के लिए अपने इस व्याख्यान का शीर्षक ही ये दिया, जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि के विरुद्ध अज्ञेय का कवि कर्म और चिंतन। मित्रों, ये अज्ञेय ही है जिन्होंने लिखा है कि समस्त भारतीय भाषाओं के बीच हिंदी ही ऐसी भाषा है जो कि सदा से आधुनिक और विकासमान रही है। इतना बड़ा ये दावा नहीं है, ये अनुभूत सत्य है उनके लिए। आधुनिक होना हिंदी के संस्कार में है, अज्ञेय कहते हैं, और इस भावबोध परक अग्रगामिता के बूते ही हिंदी समूचे देश के आत्मनवीकरण हेतु अपने को नया करने के लिए आवश्यक परिवर्तन का नेतृत्व करती रही है। आज से नहीं, भक्ति काल से, के ज़माने से। वे यूं ही नहीं कहते कि हिंदी भारत के हृदय की कुंजी है और भारतीय अस्मिता की वाणी है। आधुनिकता की बात को भी अज्ञेय हिंदी की बात बनाकर ही अपनी जीवन व्यापी चिंता और कर्मठता का आरंभ करते हैं। उनके अनुसार हिंदी संगमों की भाषा है। हिंदी जो है संगमों की भाषा है, विद्रोहों की भाषा है। इसी भाषा ने पूरे देश में भारतीय संस्कृति को बनाए रखा। ये अज्ञेय कह रहे हैं, अज्ञेय का दावा है ये हिंदी के बारे में। इसी भाषा ने देश में भारतीय संस्कृति को बनाए रखा, सबसे कठिन समय में, सबसे भयानक समय में, सबसे चुनौती भरे समय में। विकासमान संस्कारों और पनपते विद्रोहों की भाषा है हिंदी, ये कहना है अज्ञेय का। किसी एक क्षेत्र की सांप्रदायिक भाषा नहीं है। हमारे परिवेश में एक सचमुच जागृत क्रियाशील बौद्धिक वर्ग का अभाव है। ये शिकायत बिल्कुल सही है उनकी। हमारे देश में, हमारे परिवेश में एक सचमुच जागृत क्रियाशील बौद्धिक वर्ग का अभाव है। और आप देखिए, ये अज्ञेय ही थे सबसे पहले जिन्होंने एक आलोचक राष्ट्र के निर्माण की जरूरत बताई। किसी और ने लिखा है ऐसा? बताइए। हमें एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण सन 1945 में कह रहे हैं वो, जब भारत स्वतंत्रता की देहरी पर खड़ा है, तब कह रहे हैं वो। हमें एक आलोचक राष्ट्र के निर्माण की जरूरत है। कभी कह रहा है ये, सोचिए आप। उनका कथन है कि किसी मतवादी रूढ़ि से अलग धर्म की उद्भावना को मैं संसार को भारतीय चिंतन की सबसे बड़ी देन मानता हूं। किसी और ने कहा है ऐसा?
ठीक है सर, किसी मतवादी रूढ़ी डॉगमा से अलग धर्म की उद्भावना को मैं संसार को भारतीय चिंतन की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी देन मानता हूँ। तो शाही जी ने उचित ही अज्ञेय को, दर्शन को फिर से काव्यानुभूति में घुलाने की राह निकालने का श्रेय जो दिया है, ठीक दिया है, सही दिया है। और अज्ञेय खुद ही जैसी आलोचक राष्ट्र उनको चाहिए था ना, वैसे ही उनकी अभिलाषा के आलोचक राष्ट्र के कवि अज्ञेय खुद है। इसी तरह वे पूछते हैं, क्या कोई मानव केंद्रित आध्यात्मिकता संभव है? उसका भी उत्तर उन्हीं के यहाँ मिल जाएगा। गांधी जी की इस बात को कोई कोट करते नहीं देखा मैंने किसी को। कितनी कठोर बात है। गांधी जी कहते हैं कि इस देश का कठोर हृदय बुद्धिजीवी मेरे जीवन का सबसे लंबा दुस्वप्न है। द हार्टेड इंटेलिजेंसिया ऑफ दिस कंट्री हैज बीन द लॉन्गेस्ट नाइटमेयर ऑफ माई लाइफ। ये महात्मा गांधी ने कहा है, अज्ञेय ने नहीं कहा है। उसको अज्ञेय समझते हैं, क्यों कहा है? अज्ञेय जैसे लोग, जैसी उनकी संवेदना जिसकी ऐसी हो। इसीलिए अज्ञेय कहते हैं कि यदि आज हम अपने जीवन के गौरव की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें परखने और मुकाबला करने की शक्ति को संगठित करना होगा, एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण करना होगा। यह अतिरिक्त जागरूकता ही इस भयानक समय में बचे रहने का एकमात्र उपाय है। और अगर बचोगे नहीं तो किस बात का संघर्ष कहाँ से करोगे? संघर्ष रटना तो बड़ा आसान है। अरे संघर्ष करने के लिए जो चाहिए जागरूकता, वो है क्या तुम में? कभी ध्यान भी जाता है उस पर? हमारे विपिन अग्रवाल दूसरे वैज्ञानिक दीक्षा से संपन्न, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वे भी मेरे गुरु थे और अपने ढंग के अलग ही कवि, आप जानते हैं उनके जैसा कवि भी अलग ही ढंग के कवि। वो कहते हैं विपिन अग्रवाल की बुद्धिजीवी होने का मतलब हमारे लिए महज साहित्यिक होना है, ये कोई नहीं है। विज्ञान, दर्शन और साहित्य के विशेषज्ञ गुटों के बीच में हमारे यहाँ कोई डायलॉग ही नहीं होता। ये विपिन अग्रवाल ने कहा और किसी ने नहीं कहा। सही बात है ये। तो अज्ञेय का इसलिए भी मैं बात मानता हूँ वैयक्तिक रूप से, है ना, कि वो इस बात दर्शन के प्रति जो विरक्ति दिखाई देती है पूरे इस 20वीं सदी में, खुद भारत में, हिंदी में, वो बहुत बड़ी कमजोरी है भैया। वो दर्शन के कारण ही तो आप भारत है, सबसे बड़ी देन जो आपकी है। आइडियोलॉजी नहीं, खाली दर्शन। दुनिया उसी की कद्र करती है जो कि अपनी और अपनों की कद्र करना जानता है। ये भी लिखा है अज्ञेय ने ही। दुनिया भी उसी की कद्र करती है जो अपनी और अपनों की कद्र करना जानता है। अपनी और अपनों की बेकदरी करना, कोई इन लोगों से इनसे पूछे क्या होता है अपनी और अपनों की कद्र करना। सबसे ज्यादा आहत हुआ है ये मूल्य पिछले दशाब्दियों में। क्यों? तो दर्शन के प्रति हमारी विरक्ति का ही ये नतीजा है कि हम अपने गुणों को ही दुर्गुण मानने लगे और अपने दुर्गुणों को गुण मानने लगे। आशा का आधार यही है कि आज हमारे बौद्धिक हलकों में थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है। हो सकता है भ्रम हो,
जिंदा रहना है भैया, कुछ भ्रम भी होना चाहिए। खाली एक सिनिकल मूल्य मूढ़ता से तो नहीं चलेगा ना। हमें अपने बुद्धिजीवी मंडलों के तेजस्वी प्रतिभाओं को पहचानने और परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के वृत्त में खींचना होगा। अंततः समूचे समाज, समूची संस्कृति की ओर से अपने खुद के ज्ञान, खुद के विवेक के बलबूते सोचने वाला ही बुद्धिजीवी कहलाता है। न कि समाज की किन्हीं अमूर्त और बिन कमाई हराम की अवधारणाओं के भूते जुआ खेलने वाले लोग, वो बुद्धिजीवी समझे जाते हैं। इससे बड़ा नरक, इससे बड़ा पातक और क्या होगा। तो आगे उन थोड़े से लोगों में है जिनको अपनी इस दुरावस्था की पीड़ा थी सचमुच, लेकिन हमारे आम मन ने पुण्यात्माओं के लिए वो सिर्फ एक व्यक्तिवादी है, कलावादी है और कुछ नहीं है। न उनके चिंतन से उन्हें मतलब है, न उनके काव्य से कोई मतलब। नतीजा सामने है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी देर तक सुना। और अज्ञेय का जो ये 111वां जन्म दिवस हमारे मित्र और साहित्य सहचर अर्पण कुमार जी ने जनसुलभ पुस्तकालय के तत्वावधान में मनाया, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है सदा की तरह। और मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल नए सिरे से अपने साहित्य को, और जिनने सचमुच तप किया है इस हिंदी के लिए, इस हिंदी की सात्विक कठोरता के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उनके ऋण से उबरना है। अगर हम ऋण स्वीकार कर, अगर हम कहते मान लें कि हमारा कोई ऋण नहीं है यार हमारे ऊपर, तब फिर दूसरी बात है, मुबारक हो आपको, आपकी सेल्फ कॉम्प्लेसेंस, आत्मतुष्टि, इसका कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद।